हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस में भी हैं सेमेस्टर वाइज, लाइक फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ BLLB एंड LLB में। तो चलिए देखते हैं। मैग्ना कार्टा इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो मैग्ना कार्टा है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे पहले रिलेट करता था फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स से। द अमेरिकन्स वर फर्स्ट टू गिव बिल ऑफ राइट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. The aim of having a declaration of fundamental rights is that certain elementary rights such as right to life, liberty, freedom of speech and so on should be regarded as inviolable under all conditions, and that the shifting majority in legislature of the country should not have a free hand in interfering with these fundamental rights. मतलब जो फंडामेंटल राइट्स का जो एम था कि इसके लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया वो ये था कि कुछ राइट्स जो होते हैं पीपल के, एक पर्सन के, वो ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि उन्हें कुछ भी, उनमें किसी भी तरह का कोई भी वायलेशन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। और जो इसका एक कारण ये भी था कि जो मेजॉरिटी होती है हमारी लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में, तो वो इन राइट्स को वायलेट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। दैन नीड फॉर फंडामेंटल राइट्स की, मतलब इसकी क्या नीड्स हैं फंडामेंटल राइट्स की। स्पीकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द हिस्टोरिकल जजमेंट ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, Bhagwati Ji observed, these fundamental rights represent the basic values cherished by the people of this country since the Vedic times. इसका मतलब ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिक जो वैल्यूज़ होती हैं पीपल की इस कंट्री में, वो रिप्रेजेंट करते हैं कब तक की, जब वैदिक टाइम्स था, मतलब वैदिक समय था इस कंट्री में। दे वीव अ पैटर्न ऑफ गारंटी ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इम्पोज नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट एंड टू एनक्रोच on individual liberty in its various dimensions. The Declaration of Fundamental Rights in the Constitution serve as reminder to the government in power that certain liberties assured to the people by the Constitution are to be respected. ये फंडामेंटल राइट्स ये गवर्नमेंट को याद दिलाते रहते हैं कि कुछ लिबर्टीज़ होती हैं पीपल की जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको दी गई है और उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए और उन्हें वॉयलेट नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स वर डीम्ड essential to protect the rights and liberties of the people against the encroachment of the power delegated by them to their government. Then the advocates of inclusion of these rights in the Indian Constitution emphasize that their incorporation in the Constitution vests them with the sanctity which the legislatures dare not to violate so easily. इसका मतलब ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, वो वायलेट नहीं कर सकता है कोई भी सेक्शन पार्लियामेंट का। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इंक्लूजन ऑफ द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। इसका जो एक मेन पर्पज था वो ये था कि एक गवर्नमेंट बनाना लॉ की, ना कि एक आदमी की। A governmental system where the tyranny of majority does not oppress the minority, कि जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में वो माइनॉरिटी को दबा न दे, मतलब उनके राइट्स वायलेट ना कर पाए। इन शॉर्ट द ऑब्जेक्ट इज टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। संक्षिप्त में जो फंडामेंटल राइट्स है उनका एक ऑब्जेक्ट है वो है रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना इंडिया में। In Nagaraj versus Union of India, the Supreme Court held that the fundamental rights are not gift from the state to citizens. नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो गिफ्ट नहीं है स्टेट के द्वारा अपने सिटीजन्स को। पार्ट 3 डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट्स बट कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस एंड गिव देम प्रोटेक्शन। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स बताता है वो कन्फर्म नहीं करता फंडामेंटल राइट्स को, बट दे कन्फर्म, वो एक उनका एक्सिस्टेंस, मतलब वो जारी, मतलब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दीज राइट्स आर इंपॉर्टेंट एज दे पोजेसेस इंट्रिंसिक वैल्यूज। ये राइट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इंट्रिंसिक वैल्यू को पोजेस करते हैं। देन its purpose is to withdraw certain subjects from the area of political controversy to place them beyond the reach of majority and officials and to establish them as legal principles to be applied by the courts. इसका ये पर्पज़ है कि जो मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में वो उसे अफेक्ट ना कर पाए और लीगल प्रिंसिपल्स कोर्ट के द्वारा भी अप्लाई किए जा सकते हैं।
फिर इसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। ये जो है ये ऐसा नहीं है कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 358 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड वुड कंटिन्यू टू बी सो फार फॉर द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 358 ये प्रोवाइड करता है कि अगर कुछ भी इमरजेंसी लगाई जाती है इंडिया में, तो जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर सकता है, और वो तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक कि इमरजेंसी का पीरियड चलता रहेगा। आर्टिकल 14, 19 और 21 की एक टाइनी होती है। आर्टिकल 19 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है, जाता है आई मीन, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। The suspension of rights guaranteed by Article 19 thus removes restrictions on the legislative and executive powers of the state imposed by the Constitution. जो सस्पेंशन हो जाता है, जब सस्पेंशन हो जाता है आर्टिकल 19 का, तो वो जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को स्टेट की, वो हटा देता है। देन any law, executive order made by the state during this period cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the rights guaranteed by Article 19। जो भी लॉ इस इमरजेंसी के टाइम में बनाए जाएंगे, उन्हें ये कहकर मना नहीं किया जा सकता है कि वो आर्टिकल 19 से नहीं, मतलब उसके अगेंस्ट हैं। Such laws shall, however, cease to have effect as soon as the proclamation ceases and then Article 19 is automatically revived and begins to operate। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे लॉ बनाए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है, और फिर आर्टिकल जो 19 है वो ऑटोमेटिकली यूज में आ जाता है। आई मीन इंडिया के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 358 however makes it clear that things done or omitted to be done during the emergency cannot be challenged even after the emergency is over। आर्टिकल 358 में ये कहा गया है साफ साफ कि जो भी चीज़ें इमरजेंसी के दौरान की जाएंगी वो कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 359 further empowers the president to suspend the right to move any court for the enforcement of the rights conferred by part 3rd of the constitution except article 20 and 21 during the continuance of emergency। आर्टिकल 359 आगे यह भी कहता है कि जो प्रेसिडेंट सस्पेंड करेगा, मतलब जो प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जाने से रोक सकता है अगर उसके राइट्स जो है वोलेट हुए हैं ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी के दौरान जो भी उसके राइट्स वोलेट हुए हैं उसके खिलाफ वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो उसे रोक सकता है। द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट में एक्सटेंड टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा या तो वो पूरी इंडिया में मतलब पूरे इंडिया में लागू होगा या कुछ पार्ट में लागू होगा। It is to be noted that while under Article 358 of the rights conferred by Article 19 are automatically suspended, the suspension under Article 359 can only be brought about an order of the President। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जो आर्टिकल 358 में सस्पेंशन की पावर दी गई है उसके लागू होते ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा। और जो आर्टिकल 359 है और ये जो इसमें जो ऑर्डर लाया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही लाया जाएगा। अगेंस्ट हुम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं? इंडिविजुअल नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। इसका मतलब यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट अवेलेबल होते हैं। The rights which are given to the citizens by way of the fundamental rights as included in Part 3rd of the Indian Constitution are a guarantee against state action as distinguished from violation of such rights from private parties। मतलब जो Part 3rd of the Constitution में जो fundamental rights दिए गए हैं वो स्टेट के अगेंस्ट लागू होते हैं। फिर इन PD सामदासानी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा गया? The petitioner in an application under Article 32 of the Constitution sought the protection of the court on the ground that his property right under Articles 19(1)(f) and 31 subsection 1 were inferred by the action of the another private person, the Central Bank of India। The Supreme Court dismissed the petition and held neither Article 19 subsection 1 nor Article 31 subsection 1 are intended to prevent wrongful individuals acts or provide protection against private
कंडक्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्योंकि वो इस अगेंस्ट स्टेट के अवेलेबल होते हैं, जो भी प्राइवेट पर्सन होते हैं उनके अगेंस्ट ये लागू नहीं होते हैं, उनके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म करने के बाद। The language and the structure of Article 19 and its setting in Part 3 of the Constitution clearly show that the article was intended to protect those freedoms against the state action other than in the legitimate exercise of its power to regulate private rights of property by individuals is not within the purview of the articles. आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा जो बेसिक फीचर्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो क्या क्या होते हैं, मतलब जो उसकी नीड है, जो सस्पेंशन है, और किसके अगेंस्ट ये फंडामेंटल राइट्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इनसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।